11 अक्टूबर का दिन आ गया। रात 10 बजे वायरलेस पर मेरा राब्ता अपने बॉस से होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि पहले बॉस को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए उससे मशवरा लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस अरसे में मैंने मजदूरों में से सिन्हाली एजेंटों का सुराग लगाने की एक लम्हे के लिए भी कोशिश नहीं की थी। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। 11 अक्टूबर की शाम को मैं छुट्टी करने के बाद अपनी झोंपड़ी में आ गया। मैं दुआ मांग रहा था कि नाथन मिलने को ना आए। उसके आ जाने का खतरा था क्योंकि उसे मिले 2 दिन हो गए थे। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से एक बॉल पॉइंट और कॉपी हासिल कर ली थी कि किसी वक्त मुझे कोई याददाश्त नोट करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये चीजें मैंने ट्रांसमीटर पर अपने मुल्क के मरमूज पैगाम लिखने और उसे बाद में डिकोड करने के लिए ली थी। क्योंकि पैगाम तवील होने की सूरत में मैं उसे जबानी डिकोड नहीं कर सकता था। ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करने का खतरनाक काम मैं झोंपड़ी में नहीं करना चाहता था। यहाँ अगर कोई भी दीवार के बाहर खड़ा हो तो वो मेरी और वायरलेस पर आने वाले पैगाम की आवाजें सुन सकता था। चुनाचे जब रात के 9 बज गए तो मैं झोंपड़ी से निकलकर दरख्तों के दरमियान अपने क्वार्टर नुमा मकान में आ गया। बॉल पॉइंट और कॉपी मैंने पहले ही वहां रख दी थी। वक्त का तयन मैं अपनी उस रिस्ट वॉच से कर रहा था जो मैंने इंस्पेक्टर नाथन से वापस लेकर अपने पास रख ली थी। 9:30 बजे तक मैं पलंग के करीब आराम कुर्सी पर अंधेरे में पंखे के नीचे बैठा रहा। जज्बाती दबाव की वजह से मैं कुछ गर्मी महसूस करने लगा था। 9:30 बजे उठकर मैं कमरे से बाहर निकला और अंधेरे में बाहर बरामदे में आ गया। मैंने खड़े खड़े बाजू ऊपर उठाकर यूं अंगड़ाई ली जैसे नींद को आने की दावत दे रहा हूँ। ये इस ख्याल से कि अगर अंधेरे में मेरी कोई निगरानी कर रहा है तो उसे शक न हो कि मैं अंधेरी रात में बरामदे में किस लिए आया हूँ। मैंने उकाबी नजरों से आसपास के दरख्तों के अंधेरे को खंगाला। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मैं बेहद मोहतात था। वहाँ कोई भी हो सकता था। मैं अपने सर के बालों में उंगलियां घुसेड़ता वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसके बाद मैं किचन में गया। यहाँ भी अंधेरा था। मैंने किचन के अकबी दरवाजे को आहिस्ता से खोल कर बाहर देखा। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी। दूर किसी दरख्त पर से कोई परिंदा अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ा और फिर ये आवाज गायब हो गई। मेरे कान फजा के सन्नाटे पर और आंखें अंधेरे में सुम्बुल के दरख्त पर लगी थी। मैं दरवाजे में बैठ गया और पंजों के बल सुम्बुल के दरख्त की तरफ चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। फासला ज्यादा नहीं था लेकिन मैं कदम कदम आगे बढ़ रहा था। आखिर सुम्बल के दरख्त के अकब में पहुंचकर साकित होकर सांस रोक ली। फिर गर्दन घुमाकर माहौल का जायजा लिया। किसी तरफ से कोई आहट तक महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर चबूतरे का पत्थर निकालकर घास पर रख दिया। फिर अंदर से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला। पत्थर को दोबारा उसी जगह जमाया और उसी तरह पंजों के बल चलता हुआ वापस अपने किचन में आ गया। किचन में आकर मैंने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैंने दोनों कमरों का अंधेरे में ही पूरी तरह जायजा लिया। जब इत्मीनान हो गया कि तमाम दरवाजे बंद हैं तो पलंग वाले कमरे में आकर बिछोने पर बैठ गया। ट्रांसमीटर सामने रखकर कॉपी और बॉल पॉइंट निकाल लिया। मैं मोमबत्ती जलाने का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। घड़ी देखी। फास्फोरस की धीमी धीमी चमक वाली सुइयां रात के 9:45 बजा रही थी। एक एक सेकंड एक एक घंटा बनकर गुजर रहा था। सिर्फ ये खदशा था कि कहीं इंस्पेक्टर नाथन ना आ जाए। वो पिछली दफा रात के 10:15 बजे मेरी झोंपड़ी में आ गया था। वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके घड़ी ने 10 बजाए। मैंने ट्रांसमीटर का नन्ना सा बटन दबाकर उसका छोटा सा सुई जितना एंटीना थोड़ा ऊपर कर दिया। भारत के वक्त के मुताबिक ठीक 10 बजे ट्रांसमीटर से हल्की सी आवाज आई। मैंने बॉल पॉइंट की नोक कॉपी के कागज पर रखकर ट्रांसमीटर को कान से लगा लिया। ट्रांसमीटर में से हल्की सी आवाज आई, चरणदास। हेलो चरणदास, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर ये है। ये मेरा बॉस था और मुझे वायरलेस पर इस तरह पैगाम दे रहा था जैसे भारत के अंदर ही कोई शख्स किसी चरणदास को रामपुर से किसी दूसरे शहर टेलीफोन कर रहा हो, क्योंकि नंबर उसका कोड नंबर था। मैंने आहिस्ता से ट्रांसमीटर के साथ मुंह लगाकर कहा, मैं चरणदास बोल रहा हूँ। हेलो। ये गुफ्तगू पंजाबी में हो रही थी। फिर मैंने अपना कोड नंबर बता दिया। उसके साथ ही बॉस ने मुझे अपना पैगाम नोट करवाना शुरू कर दिया। वो पंजाबी में मुझे कह रहा था कि हरनाम कौर बीमार है, रामपुर आकर उसे ले जाओ। अमृतसर वाले सोहन सिंह परसों पहुंच रहे हैं। ये सारा पैगाम जो बज़ाहिर टेलीफोन पर रामपुर शहर से किसी चरणदास को दिया जा रहा था बमुश्किल 20 सेकंड का था। बॉस ने ये कहकर पैगाम बंद कर दिया कि आज ही रामपुर के लिए चल पड़ो। मुझे कुछ कहने या पूछने का मौका ही न दिया। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। बॉस ने जाते जाते मुझे एक नंबर जरूर बताया और कहा कि इस नंबर पर अमृतसर वाले सोहन सिंह से बात कर लेना। मैंने जल्दी से कॉपी बंद करके सरहाने के नीचे रखी। उसी तरह पंजों के बल जाकर सुम्बल के दरख्त के चबूतरे में ट्रांसमीटर को छुपाकर वापस कमरे में आया। कॉपी निकाली और अब मेरे लिए मोमबत्ती जलाना भी जरूरी था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने बॉस के वायरलेस पैगाम को डिकोड करना शुरू कर दिया। मरमूज कोड मुझे ज़बानी याद था।
मैंने चरणदास को दिए हुए पैगाम का एक एक लफ्ज खोलकर उर्दू में उसका तर्जुमा किया। पैगाम ये था, एटमी आबदोस को यूरेनियम समेत तबाह कर देना लाजमी है। सिन्हाली मजदूरों में सिंघू नाम का एक ईसाई मजदूर अमरीकी एजेंट है, उससे राब्ता कायम कर लिया गया है। उसको अपना कोड नंबर बताकर मिलो, वो तुम्हें 4 पेंसिल बम देगा। इनकी मदद से एटमी आबदोस को भग से उड़ा दो। इससे ज्यादा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरे साथ इस नंबर पर रात को 10 बजे के बाद राब्ता कायम कर सकते हो। मोमबत्ती की रोशनी कागज पर पड़ रही थी। मैंने 2-3 बार वायरलेस पैगाम को पढ़ा। सिन्हाली मजदूर सिंघू का नाम और बॉस का बताया हुआ नंबर जबानी याद कर लिया। फिर मैंने कॉपी में से उस कागज को और उसके नीचे के दोनों कागजों को फाड़ कर अलग कर लिया, क्योंकि उन पर मेरी तहरीर का दबाव पड़ चुका था। इन तीनों कागजों को जलाकर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। मोमबत्ती बुझाई और पलंग पर मसहरी के अंदर लेटकर सोचने लगा कि बॉस ने मुझे जो कठिन जिम्मेदारी सौंपी है, क्या मैं उसमें पूरा उतर सकूंगा। ये इंतहाई पेचीदा काम था। आबदोस में पेंसिल बम लगाना मेरे लिए कोई इतना दुश्वार काम नहीं था। असल मसला ये था कि अगर मेरे होते हुए एटमी आबदोस तबाह हो जाती है तो यकीनी तौर पर मुझ पर भी शक पड़ सकता था। मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन आबदोस को तबाह करना भी जरूरी हो गया था। ये मेरे वतन की सलामती के लिए भी जरूरी था और इससे भारत और रूस के दरमियान यूरेनियम के जाया हो जाने से भारत के एटम बम बनाने का काम भी कुछ अरसे के लिए इल्तिवा में पड़ सकता था, जो मुमकिन है मेरे वतन के मफादात के हक में था। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करूं कि मेरा मिशन भी मुकम्मल हो जाए और मुझ पर शक भी न पड़े। देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। नींद कोसों दूर थी, कोई दरमियान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धागे उलझे हुए थे, सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमका। मैं उठकर बैठ गया। आखिर कुदरत ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। मैंने इस नए ख्याल पर सोचना शुरू कर दिया। धुंध छटती चली गई, उलझे हुए धागे सुलझने लगे और सिरा मेरे हाथ में आ गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा का शुक्र अदा किया और इत्मीनान से गहरी नींद सो गया। सुबह आंख खुली तो वक्त देखा दिन के 7 बज रहे थे। जल्दी जल्दी से नहा धोकर रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खाया, चाय की एक प्याली पी और मजदूरों वाला लिबास पहनकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इंस्पेक्टर नाथन जेटी के लेबर ऑफिस के सामने खड़ा सिख ऑफिसर से बातें कर रहा था। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर आधा झुकते हुए दोनों को राम राम किया। इंस्पेक्टर नाथन ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर सिख ऑफिसर से पूछा, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। सिख लेबर ऑफिसर ने मुझे देखा, पंजाबी में गाली दी और नाथन से हिंदी में कहा, ठीक ही जा रहा है। मैं नमस्कार करते हुए जेटी की तरफ चल दिया। अब मेरे सामने सबसे अहम काम मजदूरों में से सिंघू नाम के सिन्हाली मजदूर से राब्ता कायम करना था, जो वायरलेस सिग्नल के मुताबिक श्रीलंका की तरफ से वहां सबोताज करने के लिए भेजा गया था। अमेरिका का उजरती एजेंट था। कभी ख्याल आता कि उसे अपना कोड नंबर बताकर कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, लेकिन उसके बारे में मुझे जो इत्तला मिली थी वो गलत नहीं हो सकती थी। मुझे बॉस के पैगाम और हिदायत पर बेफिक्र होकर अमल करना चाहिए था। मैं कई मजदूरों के नामों से अभी वाकिफ नहीं था, शक्लों से जरूर शनासा था। एक तो उनके नाम बड़े अजीब थे, लेकिन उसी रोज मैंने किसी न किसी तरह सिंघू नाम के सिन्हाली मजदूर का चेहरा देख ही लिया। ये एक नाटे कद का उधेड़ उम्र दुबला पतला काला कलोटा सा सिन्हाली मजदूर था। उसने तमिल अंदाज में अपने बालों का जूड़ा सर के पीछे बांध रखा था। उसके गले में एक माला और माथे पर तिलक का निशान भी था। मैं उसकी शक्ल से शनासा था। वो तमाम मजदूरों में एक मजहबी किस्म का आदमी मशहूर था, जो फुर्सत के औकात दरख्त के नीचे बैठकर ज्ञान ध्यान भी करता था। एक होशियार और समझदार एजेंट को ऐसा ही करना चाहिए। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैंने जेटी की कैंटीन से दाल भात की थाली पैसे देकर खरीदी और जरा परे जमीन पर बैठकर खाने लगा। मेरी नजरें सिंघू पर लगी थी, जो एक दरख्त के नीचे सबसे अलग थलग बैठा केले के पत्ते पर रखे चावल खा रहा था। चावल खत्म करने के बाद उसने मिट्टी के आबखोरे से पानी मुंह में डालकर कुल्ली की और फिर वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली, जैसे ज्ञान ध्यान करने लगा हो। बाकी मजदूर टुकड़ियों में बैठे बीड़ियां वगैरह पी रहे थे और तमिल और तेलुगु जबान में बातें कर रहे थे। मैंने खाना खत्म करके मिट्टी की थाली को नलके के नीचे जाकर रख दिया और जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और जैसे यूं ही बेफिक्री से टहलता हुआ उस दरख्त के करीब चला आया जिसके नीचे एजेंट सिंघू बैठा ज्ञान ध्यान में महव था। मैं उससे 4 कदम के फासले पर जमीन पर उकड़ू बैठकर बीड़ी के हल्के हल्के कश लगाने लगा। मैंने सिंघू की तरफ देखे बगैर तमिल जबान में आहिस्ता से कहा, सुना है श्रीलंका से भी तमिल यहाँ आए हुए हैं। सिंघू की तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने चेहरा घुमाकर उसे देखा। वो उसी तरह आंखें बंद किए ज्ञान ध्यान में मसरूफ था। मैंने तुरुप का पत्ता फेंकते हुए उसे अपना कोड नंबर बता दिया। एक तरह से मैंने भी बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन मुझे अपने बॉस पर एतमाद था। उसकी इत्तला गलत नहीं हो सकती थी। कोड नंबर सुनते ही सिंघू ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने की
बजाय उसने पहला काम ये किया कि अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई तीसरा आदमी तो नहीं है। वहाँ आसपास हमारे सिवा और तो कोई इतना करीब नहीं था कि हमारी बात सुन सकता। अब उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए तमिल जबान में कहा, आधी रात के बाद तुम्हारे झोंपड़े में आऊंगा, अब यहाँ से चले जाओ। ये कहकर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और ज्ञान ध्यान में खो गया। मैं बीड़ी पांव तले मसलता हुआ उठा और खाड़ी में बड़े स्टीमर की तरफ चल दिया। वहां हम स्टीमर का फर्श खुरचने के काम पर सुबह से लगे हुए थे। मैं सोचने लगा कि क्या उसको मेरी झोंपड़ी का पता है। वो तो कभी वहां नहीं आया था और इससे पहले मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन बॉस ने मुझे अपने मरमूज पैगाम में कहा था कि सिंघू के साथ किसी की वसातत से राब्ता कायम किया जा चुका है। चुनाचे करीने कयास था कि उसने इस राब्ते के बाद मेरी झोंपड़ी का सुराग लगा लिया हो और मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो जब मैं खुद उससे अपना कोड नंबर बताऊं। बात साफ हो चुकी थी, सिंघू ही वो अमरीकी एजेंट था जिससे मिलकर मुझे अपने तबाहकुन ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था। रात को मैं झोंपड़ी में ही रहा। सिंघू के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो किस वक्त पर आएगा। दूसरी तरफ ये तशवीश भी लगी थी कि इंस्पेक्टर नाथन ना धमके। उसे मिले 3 दिन हो गए थे। आज उसका आने का इम्कान था और ऐसा ही हुआ। मैं झोंपड़ी से निकलकर हाथ मुंह धोने के लिए क्वार्टर की तरफ चलने लगा तो अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। दूसरे लम्हे इंस्पेक्टर नाथन धोती कुर्ता पहने मेरे सामने था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देखते ही तमिल में बोला, तुम्हारे लिए खाने पीने को लाया हूँ। सॉरी कल नहीं आ सका, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को घर से नहीं निकल सका था। वो मेरे लिए कीमे वाले चावल, कचौरियां और भाजी वगैरह लाया था। सिगरेटों के 2 पैकेट जेब से निकालते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास सिगरेट खत्म हो गए होंगे। दिन भर वैसे भी मजदूरों के साथ बीड़ियां पीते पीते तंग आ गए होंगे। हम क्वार्टर वाले कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर नाथन के कहने पर मैंने मोमबत्ती जला दी। खाने पर बातें होने लगी। उसने बताया कि दिल्ली हाई कमांड से उसे सिग्नल मिला है कि यूरेनियम की तरसील में इससे ज्यादा देर नहीं की जा सकती। तुम्हें कल तक हमें ऑल क्लियर का इशारा देना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाई कमांड ने इस अमर की तरफ भी इशारा किया है कि यूरेनियम बॉक्स सिक्योरिटी टीम के साथ एयरफोर्स के तैयारे में अहमदाबाद मंगवा लिया जाएगा। मेरे जहन में पूरी की पूरी स्कीम पहले से तैयार हो चुकी थी। मैंने उस पर अमल शुरू करते हुए इंस्पेक्टर नाथन से कहा, मैं कल अपना आखिरी फैसला उसे दे दूंगा। उस वक्त मैं ये भी चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से 9-2-11 हो जाए। मैंने जानबूझकर जमाइयां लेनी शुरू कर दी जैसे नींद आ रही हो। इंस्पेक्टर नाथन उठ खड़ा हुआ, बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। कल तुम्हें बता देना चाहिए कि पोजीशन क्या है ताकि हम कोई अगला कदम उठा सकें। दिल्ली ऑफिस से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्पेक्टर नाथन को रुखसत किया और मोमबत्ती बुझाकर किचन वाले दरवाजे से लगकर सामने पतली सी सड़क पर उसके साए को जाते हुए देखता रहा। जब वो खाड़ी वाले दरख्तों के जखीरों की तरफ गायब हो गया तो मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया, क्योंकि सिंघू ने मुझे वहीं मिलने के लिए कहा था। सिंघू भी एक तजुर्बाकार एजेंट था, वो वहां मौजूद था। जब उसे तसल्ली हो गई कि इंस्पेक्टर नाथन जा चुका है तो मेरी झोंपड़ी में आ गया। आते ही वो बैठ गया और तमिल में बोला, ये नाथन क्यों आया था? मैंने जवाब दिया, सिंघू जिस मिशन पर तुम आए हो मैं भी उसी सीक्रेट मिशन पर यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर नाथन को मैंने शराब और औरत का लालच देकर अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है और मैं इसमें कामयाब हूँ ताकि उससे आबदोज की नकलो हरकत के मामले में मजीद मालूमात मिलती रहें। आज ये मुझसे एक औरत का पूछने आया था जिसको मैंने उसकी तरफ भिजवाया था, मगर वो उसके पास अभी तक नहीं पहुंची। बहरहाल उस पर लानत भेजो, आओ हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद उसे मैंने अपने बारे में बताया तो वो बोला, कोलंबो से तुम्हारे बारे में मुझे ब्रीफिंग मिल गई थी। कन्याकुमारी के मशरकी साहिल पर हमारा आदमी कोलंबो से पैगाम लेकर आता रहता है। मुझे हिदायत की गई है कि मैं तुम्हें 4 पेंसिल बम मुहैया करूं। मैं वो अपने साथ लेकर आया हूं। हमारा मिशन सबोताज का मिशन कम और भारत में तमिललैंड के सूबे के कयाम के सिलसिले में राह हमवार करने का मिशन ज्यादा है, लेकिन मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे जो हुक्म दिया है मैं उस पर अमल करते हुए तुम्हें मतलूबा बम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी से काम लेना होगा। फिर उसने अपने पेट के साथ लिपटे हुए कपड़े को खोलकर उसमें से 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं। इनकी तबाही का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोलंबो में मुझे इसकी तबाही की एक फिल्म दिखाई गई थी। इसमें 2 बम टाइम सर्कुलेशन से अपने आप फटने वाले बम हैं और 2 जरा से दबाव या हरकत से धमाके के साथ फटकर तबाही फैलाने वाले बम हैं। मैं तुम्हें इन दोनों बमों की तरकीब समझाए देता हूँ। फिर उसने मुझे तरकीब समझाई। दबाव या हरकत की वजह से फटने वाले दोनों पेंसिल बमों में नीचे की जानिब एक छोटा सा हुक लगा था। उस हुक को दबा देने के 4 सेकंड बाद ये बम फटने के लिए तैयार हो जाता। उसके बाद अगर उसको जरा सी हरकत दी जाए या उस पर मामूली सा दबाव भी डाल दिया जाए तो वो फट पड़ता। मैंने 4 बम सिंघू से लेकर झोंपड़ी में बोरिए के नीचे जहरीले सिगार के साथ खुश्क पत्तों की तह में छुपा दिए। सिंघू ने कहा था, ये बम हमें इसलिए दिए गए थे कि तमिललैंड के कयाम की तहरीक के सिलसिले में अगर किसी तखरीबकारी की जरूरत पड़े तो हम उसे काम में ला सकें। मगर तुम इन बमों से क्या काम लोगे? मैंने उसे एटमी आबदोज और यूरेनियम
यूरेनियम को सबोताज करने के बारे में कुछ बताने की बजाय ये मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि मैं भी भारत के जनूबी इलाके में तमिललैंड के कयाम की तहरीक के लिए काम करने आया हूँ। लेकिन अब मुझे एक हफ्ते के बाद पंजाब भेजा जा रहा है, जहाँ सिखों तक बम पहुंचाने होंगे। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर ने कोलंबो की वसातत से तुम्हारे साथ राब्ता कायम करके तुमसे मदद की दरखास्त की थी। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ। तुमने मेरी मदद की और मुझे वो शय दी जिसकी मुझे इस वक्त बहुत जरूरत थी। सिंघू ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, हम दोनों एक ही मिशन के आदमी हैं। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने पूछा, सिंघू, क्या यहाँ रूसी आबदोज को तबाह करने के मिशन पर कुछ सिन्हाली या अमेरिका के भेजे हुए तमिल एजेंट भी आए हुए हैं? सिंघू ने कान खुजाते हुए कहा, मुझे उसकी खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई एजेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। हाँ, अगर किसी की भी भिनक पड़ी तो मैं तुम्हें रात को झोंपड़े में आकर बता दूंगा, मगर तुम तो हफ्ते के बाद जा रहे हो। मैंने उसे कहा, नहीं सिंघू, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछा था। एटमी आबदोज से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये कीमती बम लेने आया था। सिंघू जाते जाते रुक गया और बोला, इस इंस्पेक्टर नाथन से खबरदार रहना, ये CID का आदमी है। गवर्नमेंट ने खुद इसे कस्टम में भेजा हुआ है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और किसी भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से चारों बम निकाल कर कोने में जमीन थोड़ी सी खोद कर वहां दबा दिए। इस कदर धमाका खेज मवाद मैं अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकता था। दूसरे रोज मैंने खाड़ी पर जाने से पहले उस जगह मिट्टी का घड़ा लाकर रख दिया जहां मैंने चारों पेंसिल बम जमीन में दबा रखे थे। सिगार उसी तरह मेरे बिस्तर के नीचे पत्तों की तह में छुपा हुआ था। मैं काम पर आ गया और स्टीमर पर दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। सिंघू स्टीमर के दूसरे सिरे पर लकड़ी के फर्श की मैल कुचैल शीशे के टुकड़े से खुरच रहा था। अब मुझे अपनी सोची हुई स्कीम की दूसरी शिक पर अमल करना था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैं कसदन नाथन की तलाश में लेबर ऑफिस के करीब मंडलाने लगा। मुझे इंस्पेक्टर नाथन दफ्तर के अकबी दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस रास्ते से एक दरख्त के नीचे पंजों के बल बैठकर बीड़ी पीने लगा। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, फौरन मेरी झोंपड़ी में पहुंचो। ये कहकर मैं बड़ी तेजी से उठा और उसे झुककर नमस्कार करते हुए खाड़ी की तरफ चल दिया। जासूस को मैंने पहले ही देख लिया था कि वो कैंटीन के छप्पर के नीचे दूसरे मजदूरों के पास बैठा मिट्टी के गिलास में चाय पी रहा था। वो मेरे रास्ते में नहीं था। मैं दूसरी तरफ से होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल गया। अभी मुझे झोंपड़ी में आए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इंस्पेक्टर नाथन भी वहां इधर उधर देखता आ गया। वो तेजी से मेरी झोंपड़ी में दाखिल होकर दीवार के साथ लगकर बोरिये पर बैठ गया और बोला, दिन के वक्त तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था कैप्टन। मैंने कहा, एक इमरजेंसी पैदा हो गई थी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नाथन का मुंह खुला रह गया। वो क्या? मैंने उसे कहा, जिस मजदूर पर मुझे एजेंट होने का शुबा था वो गायब हो गया है। इंस्पेक्टर नाथन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चला गया है वो? मैं तुम्हें कल ही कहने वाला था कि उस आदमी की निशानदही करो ताकि मैं उसे 1 सेकंड में गिरफ्तार करूं। क्या वो हमारे कोई सीक्रेट कागजात साथ ले गया है? मैंने आहिस्ता से कहा, वो साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन मुझे शक है कि वो एटमी आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के दोनों स्पेशल तैयारों में टाइम बम लगा गया है। इंस्पेक्टर नाथन एक बार तो अपनी जगह से हिल गया, उठकर जल्दी से बाहर गया, ये देखने कि झोंपड़ी के बाहर खड़ा कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। फिर तेजी से अंदर आकर मेरे पास बैठ गया और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने इंस्पेक्टर नाथन की निस्वारी आंखों में आंखें डालकर जरा आगे को झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कैसे सीक्रेट एजेंट हो कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस किस्म के हालात में सबूत नहीं मिला करते। मुखबरी इत्तलात और कयास आराई की रोशनी में एक्शन लिया जाता है। तुम मुझसे सबूत मांगते हो और मुझे ये फिक्र है कि कहीं प्यारे देश भारतवर्ष की इंतहाई कीमती आबदोज और यूरेनियम तबाह न हो जाए। फौरन रनवे पर खड़े एयरफोर्स के दोनों तैयारों और एटमी आबदोज की तलाशी और मुकम्मल चेकअप का काम शुरू कर दो। ये चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आलात से होनी चाहिए। क्या ऐसे आलात तुम्हारे पास हैं? इंस्पेक्टर नाथन घबरा सा गया। उसे मालूम था कि मेरा ताल्लुक दिल्ली हेडक्वार्टर से है और उसने मेरे अहकामात पर अमल न किया तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी एटमी आबदोज की तबाही से उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं, मैं अभी कमांडर को खबरदार करता हूँ। वो तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली। मेरी स्कीम की दूसरी शिक पर अमल शुरू हो चुका था। इस अहमक इंस्पेक्टर नाथन को क्या मालूम था कि मेरी स्कीम किस कदर खतरनाक और खुफिया है और जिन पेंसिल बमों की तलाश में वो आबदोज और तैयारों की तलाशी लेने वाले हैं वो उस वक्त झोंपड़ी के कोने में जमीन में दफन थे। उसके चले जाने के कोई आध घंटे बाद मैं खाड़ी की जेटी पर आया तो पता चला कि तमाम मजदूरों को वहां से निकाल कर लेबर ऑफिस की तरफ भेज दिया गया है और बड़े जोर शोर से आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स
फोर्स के तैयारों की तलाशी का काम शुरू हो चुका है। मैं भी दूसरे मजदूरों के साथ एक तरफ होकर जमीन पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मैंने एक तमिल मजदूर से पूछा कि क्या हुआ है, हमें काम पर क्यों नहीं भेजा जा रहा। उसने कांधे सुकेड़ते हुए कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, शायद उस डुबकनी कश्ती की सफाई हो रही है। थोड़ी देर बाद सिख लेबर ऑफिसर ने आकर मजदूरों से कहा कि अपने अपने घरों को चले जाओ, आज की छुट्टी है। सारे मजदूर खुश होकर उठे और शहर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। अभी झोंपड़ी दूर थी कि एक दरख्त के पीछे से किसी ने आवाज दी, वेंकटा इधर आ जाओ। मैं दरख्त के करीब गया तो वहां सिंघू जमीन पर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, ये तैयारों की और आबदोजों की तलाशी किस लिए ली जा रही है? कहीं तुमने उनमें बम तो नहीं लगा दिए? तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इतने कीमती बमों को एक आबदोज के लिए जाया कर दूं। ये बम किसी और काम के लिए हैं। मुझे खुद मालूम नहीं कि ये अचानक चेकिंग क्यों शुरू हो गई है। हो सकता है कि आबदोज के कमांडर को कहीं से इत्तला मिली हो कि अमरीकी और सिन्हाली एजेंटों ने आबदोज को सबोताश करने की कोशिश की है और एहतियात के तौर पर चेकिंग की जा रही हो। सिंघू जैसे सोच में पड़ गया। मैंने पहली ही मुलाकात में अंदाजा लगा लिया था कि वो एटमी आबदोज को अपनी तखरीबकारी का निशाना नहीं बनाना चाहता। उसका मिशन जनूबी भारत में रहकर तमिल लैंड के कयाम के लिए राह हमवार करना था। उसकी तखरीबकारी अपने इसी मिशन के तहत थी। मुमकिन है उसे गैर शऊरी तौर पर यह एहसास भी हो कि इतनी बड़ी तखरीबकारी के बाद वहां पकड़ धकड़ शुरू हो जाए। ये बात उसके मिशन को नुकसान पहुंचा सकती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली ही मुलाकात में उसके दिली जज्बात और एहसासात का अंदाजा लगाने के बाद उसे ये नहीं बताया था कि मैं एटमी आबदोज को तबाह करना चाहता हूँ और इसी मकसद के लिए मैंने उससे पेंसिल बम हासिल किए हैं। अब जब उसे मालूम हुआ कि चेकिंग और तलाशी का काम इसलिए हो रहा है कि आबदोज को सिन्हाली एजेंटों ने सबोताज करने की कोशिश की है, तो उसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमाया हो गए। कहने लगा, ये बातें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। तुमने बम कहाँ रखे हैं? हो सकता है सिक्योरिटी वाले हमारी झोंपड़ियों और मकानों की तलाशी भी लें। मैंने उसे बताया कि पेंसिल बम मैंने जंगल में जमीन के अंदर छुपा रखे हैं। वो राम राम कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शहर को जाने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गया। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया और अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर गौर करने लगा। अभी तक हर पुर्जा ठीक तरह काम कर रहा था। सिन्हाली एजेंट सिंघू का आबदोज की तखरीबकारी से एतराज करना और उसकी तबाही को अपने तमिलनाडु कयाम के मिशन के लिए खतरनाक समझना मेरे लिए खतरे का बायस बन सकता था। मैंने इस मसले से निमटने का नक्शा भी अपने जहन में तैयार कर रखा था। मुझे झोंपड़े में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इंस्पेक्टर नाथन कुछ घबराया हुआ मेरे पास आया और अपने पीछे क्वार्टर में आने का इशारा किया। उसने परेशानी के आलम में कहा, कैप्टन मेहता, हमें सब मैरीन और दोनों तैयारों में किसी जगह कोई बम नहीं मिला। बम होता तो मिलता। बम तो अभी मेरे झोंपड़े में पड़े थे। मैंने बेचैनी से टहलने की अदाकारी शुरू कर दी। एकदम से रुककर इंस्पेक्टर नाथन की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टरों की मदद से देखा था? इंस्पेक्टर नाथन बेद तपाई पर रखकर कुर्सी पर धम से बैठ गया और बोला, हर तरह से आबदोज और तैयारों के एक एक कोने खुदरे की तलाशी की गई है। किसी जगह कोई काबिल एतराज शय नहीं मिली। कैप्टन, कहीं तुम्हें गलत इत्तला तो नहीं मिली? तुम्हें किसने ये इत्तला दी थी? हमें बताओ, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके अभी उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। ये बड़ा सीरियस मामला है कैप्टन। मैंने किसी कदर तेज लहजे में कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं उसे बच्चों का खेल समझ रहा हूँ? ये मेरे भारतवर्ष की इज्जत और वकार का मसला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हमारा देश एटमी आबदोज और यूरेनियम जैसी कीमती धात से महरूम हो जाए। फिर मैंने बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि वो कमबख्त गायब हो जाएगा। मुझे इल्म होता तो मैं उसे वहीं पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ बता सकता था, इसलिए मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। उसने कोलंबो से आए हुए किसी गुमनाम शख्स के हवाले से मुझे इशारतन बता दिया था कि एटमी आबदोज और तैयारों में धमाके से फट जाने वाला मादा रखा गया है। फिर वो चला गया। मैंने फौरन तुम्हें इत्तला कर दी, लेकिन उसके बाद वो मुश्तबा शख्स न जाने कहां गायब हो गया। इंस्पेक्टर नाथन ने अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए सर झटक दिया और बोला, काश वो शख्स हमारे हाथ आ जाता, मगर वो अब हमारी पहुंच से दूर निकल गया है। वो तो श्रीलंका पहुंच चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? धमाका खेज मवाद तो कहीं भी नहीं है, ना आबदोज में और ना रनवे पर खड़े तैयारों में, बल्कि हमने तो डिटेक्टरों की मदद से जंगल वाले गोदाम, लेबर ऑफिस और हैंगर का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। अब अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर अमल शुरू करने के फैसले का वक्त आ गया था। मैं बेचैनी से टहलता रहा, फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हूँ। अचानक सर उठाकर इंस्पेक्टर नाथन को देखा और पूछा, यूरेनियम का ब्लैक बॉक्स कहाँ है इस वक्त? नाथन ने जवाब दिया कि वो आबदोज के टारपीडो रूम में रखा गया है। मैंने जल्दी से कहा, फौरन यूरेनियम के ब्लैक बॉक्स को आबदोज से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा कर बाहर पहरा लगा दो। इसका इल्म सिवाय तुम्हारे और आबदोज के कमांडर शिवाजी के और किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल से तमाम मजदूरों को काम पर
पर आने दिया जाए। उन्हें ये तासुर दिया जाए कि आबदोज और तैयारों की सफाई वगैरह का काम हो रहा है, मैं कल आऊंगा। इंस्पेक्टर नाथन उसी वक्त चला गया। अभी तीसरा पहर था और दिन की रोशनी जंगल और खाड़ी में फैली हुई थी। मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया। बाहर लकड़ियां चुनने के बहाने मैंने झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर अच्छी तरह तसल्ली की। वहां कोई नहीं था। फिर झोंपड़ी में आकर कोने में बोरी के पीछे मिट्टी हटाकर चारों पेंसिल बम निकाले और गौर से उनका जायजा लिया। ये एक पुराने जमाने की पिन के बम थे जो हुक आगे करने के बाद जरा से दबाव और थोड़ी सी हरकत देने पर ही फट जाते थे। इन दोनों बमों के रंग नीले थे। दूसरे दो बम सुर्ख रंग के थे और ये टाइम बम थे। उनकी कैप पर एक छोटा सा सुर्ख गोल डायल था जिस पर घड़ी की तरह दायरे में 1 से 12 तक के हिंसे लिखे थे। एक सुई भी मौजूद थी। डायल के नीचे 2 बटन थे। सिंघू के कहने के मुताबिक सुई को किसी भी हिंसे पर लाया जा सकता था। नीचे वाला बटन दबा देने से बम के अंदर लगे हुए क्लॉक की नन्ही सी गरारी चलने लगती। मैंने चारों पेंसिल बम वापस अपनी जगह पर छुपा दिए और बोरिये को हटाकर खुश्क पत्तों के गद्दे के अंदर रखे जहरीले सिगार को देखा और उसे भी वहीं रहने दिया। अब इन चीजों का काम शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।